मगरिबी बंगाल में सियासी तशद्दुद का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रियासत के हालात ठीक करने के बजाय अब ममता जमहूरियत की दुहाई दे रही हैं। अपोजिशन पर सरकार को गिराने का इल्जाम लगा रही हैं, मीडिया पर सवाल उठा रही हैं। दूसरी जानिब बीजेपी रियासत में सद्र राज लगाने की मांग कर रही है। क्या इससे वहां सियासी तशद्दुद थम जाएगा? वाज़ेह हो कि मगरिबी बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के काकीनाडा में बम धमाके में 2 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग जख्मी हो गए हैं। लोकसभा इंतखाब के बाद टीएमसी और बीजेपी के कारकुनान में पुरतशद्दुद झड़प के बीच ये ताजा वाकया है, जिसने सूबे के माहौल को और बिगाड़ दिया है। हालांकि अभी इस वाकये में साफ नहीं हो पाया कि इसके पीछे किसका हाथ है। मकामी लोगों ने कहा कि नामालूम लोगों ने रात को देसी बम फेंका था। हम बेहद डरे हुए हैं। इलाके में लूट की वारदातें भी हुई हैं। इसी मुद्दे पर आज की ये बहस भी होगी कि मूर्ति पॉलिटिक्स से क्या बंगाल बचा पाएंगी ममता, या गुजरात का डर दिखाकर खुद को बचा रही हैं ममता। I have greeted him for being appointed as Prime Minister, and I have also extended my greetings to Amit Shah and told him briefly what is the position in West Bengal. That is all. No suggestion, nothing of any kind. বেঙ্গল গুজরাট নয়, মনে রাখবেন ইউপিতে আফটার ইলেকশন 25 জন যাদব মার্ডার হয়েছে। আমি দেখলাম নীতিশজির একটা স্টেটমেন্ট, ঠিক কিনা আমি জানি না, যদি ঠিক হয় তবেই বলবো, না হলে আমারটা দেবেন না যে আমি বাইরে এনডিএ বিহারে করব, কিন্তু বিহারের বাইরে আমি এনডিএ করব না। আমার কনগ্রাচুলেশন রইল। वो पुलिस के ये बोला है, जिधर पढ़ो भाजपा का वर्कर के ऊपर केस लगाओ, लीडर के ऊपर केस लगाओ, मीटिंग का परमिशन ना दो एवं बंगाल का डेमोक्रेटिक प्रोसेस खत्म करो। तो पश्चिम बंगाल की आग दिल्ली तक भी आ पहुंची है। मगरिबी बंगाल में जो तशद्दुद चल रहा है उस पर इस वक्त पूरे मुल्क की निगाहें। इंतखाबात के दौरान मगरिबी बंगाल में तशद्दुद होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार आम इंतखाबात 2019 के दरमियान जिस तरह से झड़पें हुई हैं, पुरतशद्दुद हालात वहां पर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी और टीएमसी के कारकुनान एक दूसरे से न सिर्फ भिड़ते हुए नजर आए, बल्कि इस पूरे सानेहा में, इस पूरे सिनेरियो में कई लोगों की जान भी चली गई। उसमें बीजेपी के कारकुनान भी शामिल थे, उसमें टीएमसी के कारकुनान भी शामिल थे। लेकिन अब सवाल बड़ा ये है कि क्या इस तरह से मुजस्समे पर सियासत करके ममता बनर्जी मगरिबी बंगाल को बचा पाएंगी, या फिर गुजरात का डर दिखाकर वो बंगाल जीतने की कोशिश कर रही हैं। तो ये आज का बड़ा मुद्दा है जिस पर हमारी ये बहस चलेगी। एक खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है और स्टूडियो के बाहर से भी खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं जनाब एसके दत्ता साहब, बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट। बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका दत्ता साहब। साथ ही हमारे साथ हैं ऋषि मिश्रा साहब, बतौर सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ तमाम चर्चा में शामिल होंगे, अपने तजुर्बे से बताएंगे कि दरअसल बंगाल में ये चल क्या रहा है। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं तौसीफ अहमद खान साहब, टीएमसी के हामी हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है तौसीफ अहमद खान साहब आपका भी, और जल्द ही एक और खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपका तारुफ कराएंगे। तौसीफ अहमद खान साहब, वो मगरिबी बंगाल जो कभी आजादी के दीवानों की धमक के लिए जाना जाता था, आज यूं पुरतशद्दुद हालात के लिए जाना जा रहा है। बुरा नहीं लग रहा आपको? जी हाँ, देखिए बुरा तो लगने का बात है ही, क्योंकि अब बीजेपी चाहती है कि बंगाल में वो अपना राज कायम करे, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभी 2 साल देरी है, 2021 में असेंबली इलेक्शन होना है, पर इनको अभी ही हड़बड़ी लगी हुई है कि ये अभी ही चाहते हैं किसी तरीके से कि प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए या सरकार गिरा दिया जाए, लोगों जो तृणमूल के एमएलए है उनको बीजेपी में ले लिया जाए। ये हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन बहुत अफसोसनाक बात यह है कि इसमें लोगों के जान जा रहा है, चाहे वो बीजेपी के वर्कर हो, चाहे वो तृणमूल सीपीएम किसी भी पार्टी के वर्कर हो, वो तो एक इंसान है और उसके पीछे उसकी फैमिली है। जब एक वर्कर की मौत हो जाती है तो उसके जो फैमिली वाले, माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे हैं, उनको तो उनका भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। तो
ये चीज, क्योंकि अब देखिए 2019 का इलेक्शन खत्म हो गया, अभी तो इमीडिएटली कोई इलेक्शन नहीं चल रहा, अभी कोई कैंपेनिंग नहीं चल रहा, तो ये सारे वारदात जो है रुकने चाहिए। लेकिन तौसीफ अहमद खान साहब, ये आपकी राय है ना? आपके मुखालिफों को लगता है कि आप तशद्दुद भड़का रहे हैं बंगाल में, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है कि अब जो हुकूमत है, जो सत्ता है, जो पावर है, जिस पर आप लोग इतने वक्त से काबिज हैं, वो खिसक रही है आपसे। तो इसके लिए मैं आपको एक बिल्कुल स्पेसिफिक एक एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा कि भड़का कौन रहा है। देखिए, जब एक पॉलिटिकल वर्कर की मौत होती है तो ये बीजेपी वाले क्या करना चाहे थे, 2 दिन पहले का वाकया है कि वो वहां से डेड बॉडी को लेकर के एक प्रोसेशन रास्ता में करके वो कैलकाटा को लेकर जाना चाह रहे थे डेड बॉडी को। तो ये देखिए, ये लाशों की राजनीति इसको कहते हैं। इससे जो है लोगों में जब वो जितने देर वो डेड बॉडी रास्ते में रहेगा, वो टीवी में कवर किया जाएगा, वो डेड बॉडी दिखेगा, तो इससे आप करवाना क्या चाह रहे हैं? तो लोग तो इससे और भड़केंगे। अच्छा, ये आप देखिए कि जहां पे ये इनके नेता पहुंच जाते हैं, वहां पे जाके भड़काऊ भाषण देते हैं, और उसके बाद में वो उन लोग के जाने के बाद में ये पॉलिटिकल वर्कर जो आपस में लड़ने लगते हैं। लोगों को समझाने की जरूरत ये है कि जब 2 पार्टी की लड़ाई होती है तो वो विचारधारा की लड़ाई होती है, वो जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को लेकर लड़ाई होती है। वो इसकी लड़ाई नहीं है कि तुम एक दूसरे को जान मार दो, एक दूसरे को घर को जला दो। ये लोगों को बताने की जरूरत है, और ये बताने का काम ठीक है। तौसीफ अहमद खान साहब जी, हमारे साथ एसके दत्ता साहब भी हैं, स्टूडियो मौजूद हैं, बहुत ही सीनियर सियासी तजज़ियाकार हैं। दत्ता साहब, जो भी तौसीफ अहमद खान साहब ने कहा, आप इल्जामात को एक तरफ रख दें, लेकिन एक्चुअली दरअसल इन दिनों जो बंगाल में चल रहा है, जो आम इंतखाब की तशहीर के वक्त में शुरू हुआ था, उसे आप कैसे देखते हैं? मतलब कौन लायबल है इसके लिए? क्या वाकई ये जो भी जद्दोजहद है वो सत्ता पाने की जद्दोजहद है, हुकूमत हासिल करने की जद्दोजहद है, और उसके लिए तमाम लोग इस कदर खुदगर्ज हुए जा रहे हैं कि लोगों की जान की भी परवाह नहीं, या फिर ये क्या है? मुमताज जी, सबसे पहले मेरा श्रद्धांजलि रहेगा तमाम कार्यकर्ताओं के लिए, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो लेफ्ट के हो, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस के क्यों ना हो। जान जब जाती है तो एक पूरा परिवार तहस नहस हो जाता है, और कहीं ना कहीं पे इस चीज़ को रोकने की बहुत आवश्यकता है, और हर किसी को प्रयास करने की ज़रूरत है। श्रद्धांजलि है उन सब लोगों के लिए जो बहुत ही बुरी तरह से मारे गए हैं इस रक्तपात में, और उसके साथ साथ उन सब परिवारों के साथ भी मेरा पूरा सहानुभूति है। सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर कानून प्रशासन किसके हाथ में है? कानून प्रशासन मौजूदा मुख्यमंत्री उनके हाथ में है। मौजूदा मुख्यमंत्री अगर शुरुआत से ही थोड़ा मैच्योर वे में अगर पॉलिटिक्स की होती तो ये नौबत नहीं आता। जब मेरा प्रदेश जलता है मुझे सबसे ज़्यादा पीड़ा होता है, क्योंकि बंगाल जाना जाता है संस्कृति के लिए, बंगाल जाना जाता है एक विचारधारा के लिए, एक दूरगामी विचारधारा के लिए। आज आपने सही कहा कि आज़ादी का जंग का शुरुआत वहीं से हुआ था। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बंगाल रेजिमेंट ने ही रेबल किया था। मंगल पांडे जी का नाम कौन नहीं जानते हैं, बैरकपुर से। तो कहीं ना कहीं पे ऐसे तो बहुत लंबा इतिहास रहा है बंगाल का, चाहे वो सांस्कृतिक इतिहास हो, राजनीतिक इतिहास हो, या फिर सामाजिक इतिहास हो। उस बंगाल अगर आज के डेट में अगर जल रहा है और बंगाल की भूमि अगर रक्त बीज की भूमि हो गई है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये चीज़, और इसके पीछे जिम्मेदारी जो है, जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी अगर है तो मौजूदा मुख्यमंत्री की है। दीदी अगर उसी दिन, जिस दिन उनके काफिले जब जा रहे थे और लोगों ने जय श्री राम कहा था, उस समय अगर थोड़ा सा उदारता और मैच्योरिटी दिखा के गाड़ी से उतर के अगर बोलती कि क्यों तुम लोग खाली बोल रहे हो जय श्री राम, मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, क्योंकि हमारे देश के इष्ट देवता है वो, और हमारे देश के कहीं ना कहीं पे धरोहर है। और जय श्री राम के साथ साथ चलो सब लोग मिलकर जय माँ काली और जय माँ दुर्गा भी बोलते हैं। ये अगर उस समय दीदी अगर करती और इस तरह से अगर कर ली होती तो ये नौबत नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी को जो एक कहीं ना कहीं पे एक मौका मिला है, उसके बाद आप अगर कहते हो कि ये मौका है, तो वो मौका जो मिला है वो जय श्री राम वाला मुद्दे को जिस तरह से आपने रोकने की कोशिश की, और उस पे जो आपने कहा कि धौर और इनका विचार कर 23 तारीख के बाद और इनको बख्शो मत, वहीं से मुद्दा शुरू हुआ। रक्तपात अगर मचा हुआ है, प्राइमा फेशी जिम्मेदारी
प्रदेश की सरकार की है। आप अगर असक्षम हो रक्तपात को रोकने के लिए तो केंद्रीय सरकार से गुहार लगाओ ना कि पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजो, आर्मी भेजो, ताकि संतुलित रहे चीज। जी दत्ता साहब ने ऋषि जी अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात की, जिम्मेदारी तय करने की बात की। आज जो मगरिबी बंगाल की जमीन बेगुनाहों के खून से लाल होती जा रही है और गुनहगारों के दिए जख्मों से उस तकलीफ को सहती जा रही है ये जमीन, तो आपके मुताबिक उसके लिए कौन है अकाउंटेबल, सबसे ज्यादा लायबल कौन है? क्योंकि जैसे दत्ता साहब ने कहा, ऐसा नहीं है कि कोई भी सिचुएशन कंट्रोल के बाहर थी, कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन तब क्या जब आप में सियासी इच्छा शक्ति की, विल पावर की जबरदस्त कमी हो तो? बिल्कुल, आपने शुरू में ही कहा कि आज़ादी के दीवानों की धरती पे लोकतंत्र नहीं होके लहू तंत्र है। ये बिल्कुल ही चिंता का सबब है, हम सिर्फ बंगाल के लिए नहीं पूरे भारतवर्ष के लिए। जिस प्रकार से ममता बनर्जी वहाँ के जो प्रॉब्लम को डील कर रही है, कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपरा को वो अनदेखी कर रही है। तो ममता में दत्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी अकाउंटेबिलिटी वहाँ की सरकार यानी मुख्यमंत्री के हाथ में होती है। मुख्यमंत्री को सिर्फ राजधर्म अपनाना चाहिए। मुख्यमंत्री राजधर्म क्यों नहीं अपना पा रही है, ये समझ से परे है। धर्म का मतलब सिर्फ उपासना नहीं होता है ममता जी। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, धर्म का मतलब होता है कर्म, धर्म का अर्थ होता है मानवता, धर्म का अर्थ होता है सामाजिक एकता, अनुरूप सामाजिक एकता। ये चार जो मापदंड हैं उस पे वहाँ की मुख्यमंत्री खरी नहीं उतर रही है। उसी का परिणाम है कि ये देखिए पॉलिटिकल जो हिंसा हो रही है, ये एक चिंता का सबब है बंगाल के लिए। ये एक दूसरा कारण मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी ने पॉलिटिकल स्पेस वहाँ बंगाल की राजनीति में बनाया है, और उसका परिणाम देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 2014 में 16% के आसपास बीजेपी की वोट शेयर थी, वो बहुत जाके 40% हो जाती है, और टीएमसी की 43%, यानी 3% का जो गैप है, ये चिंता का सबब ममता जी के लिए है। तो ममता जी को पॉजिटिव राजनीति अपनाना चाहिए, ममता जी को और ऐसा काम करना चाहिए ताकि वो जनता का दिल जीत सके। हिंसा से आप किसी जनता या किसी राज्य के लोगों को दिल नहीं जीत सकते हैं। तो ममता बनर्जी को बेनिफिशियरी काम करना चाहिए ताकि बंगाल के लोगों के दिल में पैठ बना सके। आप देखिए कि ममता बनर्जी, दत्ता साहब ने बिल्कुल सही कहा है कि एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है कि कोई किसी पार्टी का व्यक्ति या किसी समूह किसी खास धर्म के लिए नारा लगा रहे हैं तो आप उसका जो काउंटर रिप्लाई कर रहे हैं उससे पोलराइजेशन हो रहा है, और इससे आप उस पार्टी के ट्रैप में खुद फंस रही हैं। तो ममता बनर्जी को इस जो ये डेवलपमेंट हो रहा है उससे बचना चाहिए, और ममता बनर्जी को पॉजिटिव राजनीति मुमताजी करना चाहिए ताकि बंगाल की जनता के दिल में वो एक सही पॉजिटिव मैसेज दे पाए। तो ममता बनर्जी की राजनीति बिल्कुल निगेटिव है मेरे हिसाब से। अब ममता बनर्जी तुनुक मिजाजी के लिए जानी जाती है ममता जी। आप इतिहास में भी देखेंगे तो ममता बनर्जी जिस चीज के लिए लड़ी, जिस चीज का विरोध उन्होंने लेफ्ट का किया, वही ममता बनर्जी अपने शासन में कर रही है। जिस लेफ्ट का आप ममता बनर्जी का आप जो पॉलिटिकल कैरियर है बिल्कुल संघर्षपूर्ण पॉलिटिकल कैरियर था। उन्होंने बहुत संघर्ष करके लेफ्ट को वहां से सत्ता से हटाया, लेफ्ट की गुंडागर्दी को खत्म किया। वो खुद टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। हाँ। तो कम से कम ममता बनर्जी को बचना चाहिए। जहां तक बीजेपी की बात सवाल है, बीजेपी में हाल में ही एक मुसलमान विधायक टीएमसी से शामिल हुए हैं। उसी मुसलमान विधायक पे बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या का आरोप है। हाँ। तो बीजेपी किस मुंह से उस मुसलमान विधायक को अपने पार्टी में शामिल कराए? हाँ। तो दोनों तरफ से जो काउंटर हो रही है बिल्कुल ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है जी। इसीलिए सियासत में बहुत अनसर्टेनिटी है, आप कभी कुछ नहीं कह सकते, कब कौन आपका दुश्मन होगा, कब कौन आपका दोस्त होगा, कब कौन किसके लिए अपने उसूल बदल लेगा। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय साहब भी स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत इस्तकबाल है अश्विनी उपाध्याय साहब, बीजेपी के तर्जुमान हैं। अश्विनी साहब, आम इंतखाब ओवर हो गए, जब से ये टेंशन शुरू हुई थी मगरबी बंगाल में, इलेक्शन के वक्त में ये टेंशन शुरू हुई थी, और असेंबली इलेक्शन होने में वहां भी करीब 2 साल का वक्त है, करीब। तो फिर अगर आप चाहें, अगर आपकी विल पावर काम करती हो, तो क्यों नहीं मगरबी बंगाल में ये तशद्दुद, ये हिंसा रुक नहीं सकती? क्योंकि जिन लोगों की जान जा रही है
वो अपनी अपनी पार्टीज के लिए महज एक कारकुन हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, हमारे लिए वो सिर्फ एक इंसान हो सकते हैं, हमारे लिए वो एक खबर हो सकते हैं, लेकिन अपनी परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो पूरी एक दुनिया है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और एक कोई बेटा खो रहा है, कोई बहन कोई अपना भाई खो रहा है, कोई अपना पति खो रहा है, और उसकी भरपाई बिल्कुल नहीं हो सकती। आप जरा देखिए कि अभी जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, ऐसा नहीं केवल बंगाल में हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ है। उन राज्यों में हुआ जहां भाजपा की सरकार है, और उन राज्यों में भी हुआ जहां भाजपा की सरकार नहीं है। पंजाब में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी हुआ, राजस्थान में हमारी सरकार नहीं है वहां पे भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ। इवन छत्तीसगढ़ में जहां थोड़ा नक्सलियों का प्रभाव है, वहां भी इतनी हिंसा नहीं हुई जितनी कि बंगाल में हुई है, जो स्वामी विवेकानंद की धरती है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है, और एक से एक महापुरुष रामकृष्ण परमहंस की, राजा राम मोहन राय की धरती है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की धरती है। मुझे लगता है कि इस समय जो कुछ बंगाल में हो रहा है वो भारत के इतिहास के लोकतंत्र का एक काला वर्ष कहा जाएगा। ऐसा पहले हम लोग सोचते थे कि जो ये वामपंथी कर रहे हैं, ये एक्सट्रीम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये लगता है कि वामपंथी इनसे कम कर रहे थे, ये वामपंथियों से भी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम ममता जी से यही कहेंगे, आप इस तरीके से हिंसा के बल पर आप सत्ता पे काबिज नहीं रह पाएंगे। आपने जो किया है उसकी भरपाई तो करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का काम ये नहीं है कि वो धार्मिक मामलों में एक पक्ष का समर्थन करे, दूसरे पक्ष का विरोध करे। आप ये नहीं कर सकते कि मदरसे के मौलवी को और जो मस्जिद में नमाज कराने वाले लोग हैं उनको तो आप तनख्वाह बांटेंगे, और मंदिर के पुजारियों पे आप डंडा चलाएंगे। ये आप नहीं कर सकते, लेकिन आपने किया है। आप ये नहीं कर सकते कि एक तरफ तो आप जो है सरस्वती पूजा नहीं होने देंगे, आप दुर्गा जी का विसर्जन नहीं होने देंगे, और दूसरी तरफ आप जाके दूसरे कार्यक्रम में आप खड़े होकर वहाँ पे खुदा हाफिज करेंगे और बातें करेंगे। मुझे लगता है जो सरकार का काम है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, हम लोग ये जो बैठे हैं ये उत्तर प्रदेश की में ही आता है, नोएडा भी। आप बताइए, जब से योगी जी आए हैं उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें कही गई, क्या क्या भ्रांतियां फैलाई गई। क्या कभी किसी को नमाज करने में कोई दिक्कत आई, या किसी को दिवाली मनाने में दिक्कत आई, या किसी को अपना होली मनाने में दिक्कत आई, या किसी को अपना गुड फ्राइडे मनाने में दिक्कत आया? कोई दिक्कत नहीं आई। यही सरकार का काम है। सरकार का काम ये नहीं है कि एक तरफा वो एक पक्ष को मजबूती देने लग जाए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा उन्होंने पाप किया है वो बंगाल की जनता के साथ किया है, जो बंगाल की जनता उनसे नाराज है, वो है वहां के घुसपैठियों को। आप अपने चंद वोटों के लिए, अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए आप लगातार वहां के जो घुसपैठ के माफिया हैं, जो बाकायदा पैसे लेके घुसपैठ कराते हैं, लोग बताते हैं 5,000 रुपए 6,000 रुपए एक व्यक्ति से लेके वो बंगाल से सीधे बॉर्डर क्रॉस करा देते हैं। वो सारे आपके कार्यकर्ता हैं, वो सारे आपके संरक्षण में काम कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय, घुसपैठियों को बाहर निकालने की बजाय, जब वहां पे जो हमारी सेंट्रल फोर्स है उसको रोकती तो आप उसके खिलाफ काम खड़े हो जाते हो। आप उनके जो माफिया हैं घुसपैठ कराने वाले, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हो। जो लोग उनको फर्जी आधार पर देते हैं, जो लोग उनको फर्जी राशन कार्ड उपलब्ध कराते हैं, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते हो। तो ये जो आप काम कर रहे हो, आखिर वो घुसपैठिए क्या कर रहे हैं? वो किसकी नौकरी ले रहे हैं? वो जो बंगाल की जो आम जनता है, वो चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, कोई हो, वो बंगाल की जनता की तो नौकरी छीन रहे हैं। बंगाल के लोग बेरोजगार हो रहे हैं क्योंकि बांग्लादेशी वहां घुसते चले जा रहे हैं। ठीक। तो ये जो सिचुएशन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, ये ममता बनर्जी ने खुद क्रिएट किया है। और इसी का नतीजा है जो अभी चुनाव में आपने देखा कि वो परेशान है, उनको जमीनी हकीकत समझ में आ गई है। तो ये परिणाम इसका आगे विधानसभा में भी दिखाई पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगी कि इसके बाद आप ये जरूर याद कीजिएगा कि जब सियासत की बात आती है, जब हुकूमत की बात आती है, तो ऐसा कोई दल, ऐसा कोई वजीर आला, कोई मुख्यमंत्री नहीं है जो अपनी सहूलत से, अपने उसूलों के हिसाब से सियासत ना करे। जबकि आप ये कह रहे थे कि योगी जी ने यूपी में क्या इस चीज की आजादी नहीं दी, क्या इस चीज की आजादी नहीं दी, तो तब शायद आप नोएडा भूल रहे थे जहाँ नमाज पढ़ने से रोका गया। नहीं, मैं उसमें बता देता। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, बहुत अच्छा हुआ पूछ लिया, और मुझे जवाब देना अच्छा है। इसी बहाने कम से कम सबको मौका मिले। देखिए, नमाज पढ़ने के लिए आप किसी सार्वजनिक स्थल को जाके कब्जा कर लेना,
जबरदस्ती वहां खुदाई शुरू कर देना। ऐसे तो आप कल को जो है यहाँ जी न्यूज के प्लांट में अगर कोई आके नमाज पढ़ना शुरू कर देगी, आपके पास बहुत सारी खाली जगह है, तो क्या ये पुलिस आके नहीं रोकेगी? क्या रोकेगी? बिल्कुल रोकेगी। सार्वजनिक जगहों पर क्या दूसरे मजहबी रिचुअल्स नहीं होते हैं? मैंने आपको बताया, मजहबी रिचुअल्स होना, वहां की व्यवस्था को खराब कर देना, वहां आसपास के लोगों के ऊपर उनको परेशान करना, या वहां पे कुछ इस तरीके का परमानेंट कंस्ट्रक्शन खड़ा कर देना, ये दोनों में अंतर है। आप फ्राइडे के दिन सड़क पे लोग करते हैं, बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है, बहुत सारे सड़कें डाइवर्ट की जाती हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा। फ्राइडे के दिन नोएडा नहीं पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे सड़कों पे जाम होता है और सड़क डाइवर्ट की जाती है, लेकिन कम से कम सड़क पे खुदाई नहीं होती है, लोग नमाज पढ़ते हैं, उठ के चले जाते हैं।